माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे इस क्लास में। और आज की क्लास इससे पहले मैं शुरू करूं, आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज जो है मेरे एक स्टूडेंट ने कमला नेहरू संस्थान के, राजीव नाम है उसका, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस का है और उसने नासा का कोर्स कंप्लीट किया है। और अक्सर लोग पूछते थे कि एनवायरमेंट साइंस का स्कोप क्या है, तो कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंस में जो एनवायरमेंटल साइंस की क्लास चलती है, इसमें नासा और इसरो दोनों की क्लास चलती है। और इस साल बच्चे दोनों ही कोर्सों को बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर रहे हैं और ये उनकी एकेडमिक्स अब बिल्डिंग जो होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। और इसी खुशी के साथ आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वोल्केनो। और मैं हूं डॉक्टर प्रकाश तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोऑर्डिनेटर IRS इसरो आउटरीच, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, नैके, सुल्तानपुर। तो आइए चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं अपनी। तो कहानी की शुरुआत होती है वोल्केनो शब्द से। मैं अमूमन मैक्सिमम क्लासेस में मैं ये बोलता भी हूँ कि किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो उसके शब्द के बारे में आप जानिए। तो वोल्केनो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक गॉड के नाम से, जो कि इटली में बोला जाता था, गॉड ऑफ फायर, उनको कहते थे वुल्कैन, और वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। हालांकि वुल्कैन एक आइलैंड भी है उनके यहाँ, वोल्केनिक आइलैंड को वुल्कैन बोलते हैं, पर वो गॉड ऑफ फायर को भी वुल्कैन बोलते हैं। और इसी का जो है नाम आगे चल के यूरोपियन और अदर भाषाओं में वोल्केनो ही आया। वोल्केनिक फिनोमिना एक तरह का सेरेंडिपिटी है। एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं होता है जल्दी, ये ऑकरेंस इसकी बहुत फ्रिक्वेंट नहीं है, पर ये एक सेरेंडिपिटी है नेचर की। जैसे इसको सेरेंडिपिटी मतलब होता है कि इवेंट बाय चांस। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर केकुलर को सपने में दिखा था, ये इवेंट बाय चांस है। तो प्लास्टिक का आविष्कार की कहानी जब हम पढ़ते हैं तो वो बिल्ली ने उस केमिकल के बोतल को गिराया जिससे वो कम्बिनेशन प्लास्टिक्स का निर्माण किया, तो ये सब ये सेरेंडिपिटी में आता है, इवेंट बाय चांस। तो ये हमेशा नहीं हो सकता है, पर लकली कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें होती हैं। और मैग्मा का अपलिफ्टिंग होता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर है और इसीलिए इसको हम सेरेंडिपिटी भी कहते हैं। ये एक सेरेंडिपिटी फिनोमिना है जिसमें नीचे का मैग्मा ऊपर एस्थेनोस्फीयर में अपलिफ्ट हो जाता है। ये नेचुरली इसको नहीं होना है, पर कभी कभी ये हो जाता है। जैसे कि आप बचपन में पढ़े होंगे गुणसूत्रों का, तो XX होगा या XY होगा, यही तो गुणसूत्र होंगे। पर कभी कभी XXX कॉम्बिनेशन या YYY XY करके होता है, तो ट्रांसजेंडर का निर्माण हो जाता है। तो ये सेरेंडिपिटिकली है। म्यूटेशन सेरेंडिपिटिकल फिनोमिना है। शरीर जो कार्सिनोजेनिक म्यूटेशन है उसके लिए नहीं डिजाइंड है, पर सेरेंडिपिटिकली ये हो जाता है। अब आगे चलते हैं, इसके डेटा पे ध्यान दें। टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे अर्थ पे 1500 वोल्केनो है और इसकी रेडियस या डायमीटर को आप मिला लें तो कम से कम 500 मिलियन पीपल इसके इर्द गिर्द अपना घर बनाकर रहते हैं, अपने लाइफ को जीते हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं वोल्केनो की, तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको अपने अर्थ को गौर से देखना होगा, जिसके लिए मैं इस अर्थ को जूम कर रहा हूँ। ये है हमारी अर्थ। अर्थ की ऊपरी लेयर क्रस्ट, उसके ठीक नीचे मेंटल, उसके ठीक नीचे आउटर कोर और फिर इनर कोर। अब जो रेखा क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है वो कहलाती है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। जो रेखा आउटर मेंटल और
मेंटल और कोर को सीधे सीधे आप जानिए कि आउटर कोर और मेंटल को अलग कर रही है वो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और ये स्ट्रक्चर है हमारे अर्थ के अंदर का। अब ये जो आप मेंटल में देख रहे हैं ये मैग्मा है, ये जो मेंटल में आपको सैफरन कलर का दिख रहा है ये मैग्मा है। ये मैग्मा कन्वेक्शन करंट के थ्रू मूव करता है और ये साइकिल हमारे अर्थ के अंदर चलती रहती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपका ये क्रस्ट है और इसमें आपका मेंटल है, आउटर कोर, इनर कोर। ये फोटोज़ केवल जो है वो मैं डायग्रामेटिकली इसको दिखाने के लिए आपको यहाँ शो कर रहा था कि आपके अर्थ का जो कहानी है वो क्या यहाँ पे बयान कर रहा है। इसके बाद से हमारे अर्थ के क्रस्ट को अगर हम इलेबोरेट करें, ऊपरी सिस्टम को, इस फोटो में जो ऊपरी इसका सिस्टम है इसको अगर हम इलेबोरेट करते हैं, क्रस्ट, मेंटल और आउटर कोर और इनर कोर को, तो हम देखेंगे कि शुरुआती लेयर ऊपर क्रस्ट, उसके ठीक नीचे MOHO लिखा हुआ है, ये मोरविक डिसकंटिन्यूटी है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें लिथोस्फीयर है और ये एस्थेनोस्फीयर। ये एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल का पार्ट होता है। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? अपर मेंटल का पार्ट होता है और ये लोअर लिथोस्फीयर तक फैला होता है और ये अर्थ के चारों ओर होता है। अब इसमें आप देखें, अभी हम एस्थेनोस्फीयर को जान रहे हैं जहाँ पर क्या है, मेंटल का मैग्मा है, और ये अपर मेंटल जिसमें मैग्मा भरा हुआ है, लोअर मेंटल जिसमें कोर का मटेरियल है, इनर कोर, आउटर कोर। आउटर कोर तक लिक्विड है पर इनर कोर जो हमारा है वो ठोस सॉलिड है। अब देखिए इसमें कॉन्टिनेंटल एरिया, नियर सरफेस रॉक, ओशियानिक एरिया, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है उसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ध्यान रहे, क्रस्ट जो अपर है और लोअर है उसको अलग करने वाला कोनार्ड, और क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, और कोर को मेंटल से अलग करने वाला गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये साइंटिस्टों के नाम है। तो टोटल ओवरऑल क्रस्ट जो हमारे हैं ये दो ही हिस्सों में बटे होते हैं, दो ही पार्ट है हमारे धरती पे, या तो पानी है या तो लैंड एरिया है। तो आइदर वी से दैट इट इज़ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और वी से दैट इट इज़ ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट, दो ही क्रस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, और जहाँ ये मिलते हैं उनको हम ट्रेंच कहते हैं। अब होता क्या है कि जहाँ पर ये दोनों लेयर्स मिलते हैं, इस फोटो को आप देखेंगे, इस स्लाइड में तो हम आपको समझा रहे हैं कि पूरा की अर्थ का क्या सीन है, क्या प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं इसके अंदर पूरी। तो आप देख रहे हैं ये ओशियानिक क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ट्रेंच वो पोर्शन होता है जहाँ पे ये दोनों मिल रहे होते हैं। अब लिथोस्फीयर की एक प्लेट नीचे जा रही है और लिथोस्फीयर की एक प्लेट ऊपर जा रही है। ये जो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट होता है इसके बारे में एक वीडियो मैं आई बटन में शेयर कर दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, अर्थक्वेक के नाम से है। वहाँ पे टेक्टोनिक को मैंने ब्रीफ किया है। अब ये जो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट है ये नॉर्मली होता रहता है, पर कभी कभी सेरेंडिपिटिकली, इसीलिए वो टर्म इस्तेमाल किया गया, एस्थेनोस्फीयर में मौजूद लावा इस प्लेट पे, एस्थेनोस्फीयर में जो मौजूद मैग्मा है आपका, सॉरी मैं लावा बोल दिया, लावा तब कहा जाएगा जब वो एक्सप्लोड हो जाएगा, इस जगह से अर्थ के सरफेस की तरफ मूव कर जाता है। इसको और बृहद समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ वोल्केनिज्म में। ये आप इसमें देख रहे हैं, ये एक पोर्शन है, प्लेट 1 ओशियानिक प्लेट, प्लेट 2 ओशियानिक ट्रेंच और प्लेट 3 कॉन्टिनेंटल।
तो यहाँ पे हो रहा है कन्वर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। तो अब ये जो आप देख रहे हैं, इस मूवमेंट के दौरान कभी कभी एस्थेनोस्फीयर में मौजूद मोल्टेन मैग्मा ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होता है। ये जो आप मैग्मा देख रहे हैं, ये जो मैग्मा है, एस्थेनोस्फीयर है ये होराइजन, और ये मैग्मा सेरेंडिपिटिकली यहाँ पर अपलिफ्ट हो जा रहा है। ये अपलिफ्ट होना सेरेंडिपिटिकली है, इवेंट बाय चांस, इसको सब्सिडेशन जोन भी कहते हैं, और इसी जोन के कारण ये मैग्मा अपलिफ्ट हो जाता है। ये प्रायः उस जगह पे बनता है जहाँ पे क्रस्ट थोड़ी सी पतली होती है। इसको हम और देखेंगे ऐसे, ये देखिए, इसमें आपको और क्लियर होगा। ये ओशियानिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल, ये ट्रेंच, ये सबस्ट्रक्शन जोन है, और यहीं पे देखिए ये मैग्मा का पूल है, और ये मैग्मा यहाँ पर स्टोर्ड हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और यहीं से ये क्रस्ट में ऊपर की तरफ बढ़ता है। और यहाँ से जब ये एक्सप्लोड होता है तो उसको हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन बोथ जगह पे पाए जाते हैं। वॉल्केनो ऐसा नहीं है कि लैंड एरिया पे ही पाया जाएगा। वॉल्केनो आपको देखिए, आप समुद्र के अंदर भी पाए जाएंगे और टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाएंगे, क्योंकि ये जो सबस्ट्रक्शन जोन है ये दोनों जगह बनता है। ये जो सबस्ट्रक्शन जोन आपका है, आप उसको देख रहे हैं, ये यहाँ भी बनेगा, ये यहाँ भी बनेगा, ये देख रहे हैं, ओशन के अंदर भी बनेगा। तो बनने पर ये मैग्मा अपलिफ्ट होता है। ये अपलिफ्ट होने के लिए बाद से क्या होता है, जब मैग्मा अपलिफ्ट होता है तो ये मैग्मा एक जगह स्टोर हो जाता है लोअर क्रस्ट में, और ये जब स्टोर होता है तो उस जगह को मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। और मैग्मा के तापमान के कारण ऊपर की रॉक्स को ये मेल्ट करता हुआ एक पाइप का आकार बनाता है, और ये ऊपर जाकर यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू होता है। क्रैक्स में भी ये इजीली लिफ्ट हो सकता है। और क्रैक्स बनने का एक तरीका ये है कि जैसे बारिश हुई पहाड़ों पर, तो पानी क्या हो गया कि पानी पहाड़ पे बरसा और बरस के दरारों में गया, दरारों में जाने पर वो ठंडा हो जाएगा। तो हमको मालूम है कि बर्फ़ की आयतन जो होता है, डेंसिटी होती है, वो ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू लिक्विड वाटर। तो जब फैलेगी और सिकुड़ेगी और फैलेगी सिकुड़ेगी, तो इससे वहाँ पे क्रैक्स बनते चले जाते हैं। तो ये मैग्मा अगर उस माउंटेन में है तो ये उस क्रैक्स का सहारा लेकर एक्सप्लोजन्स के लिए निकलता है, ये एक्सप्लोड कर सकता है। यहाँ पर ये स्टोर हो सकता है, और स्टोर होने के बाद से ये पूरा का पूरा क्रेटर उड़कर बाहर निकल सकता है। तो ये मॉडल ऑफ इरप्शन है। और इसमें क्या हो रहा है, मेन वेंट कंडक्ट इसको कह रहे हैं, ये वेन है, सेकेंडरी वेन, ये लावा फ्लो, ये इससे निकलने वाला ऐश क्लाउड, और ऐश माने राख, डस्ट। इसमें PM 2.55 ये सारे आपको मटेरियल मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड सब मिलेगा आपको, सल्फर और सब। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दौर में जो वायुमंडल का निर्माण है वो यहीं से शुरू हुआ, और हमारे धरती का जो क्रस्ट है वो भी ज्वालामुखी से ही बना, क्योंकि जो रॉक्स हैं ये ठंडी होंगी, ठंडी होने के बाद से इग्निशियस रॉक, अब यहाँ से जो लावा निकल रहा है वो इग्निशियस रॉक है, ठंडा हुआ मेटामॉर्फिक रॉक, और ठंडा हुआ सेडिमेंट्री रॉक, और ठंडा होने अब सेडिमेंट्री रॉक बन गया। अब रॉक में वेदरिंग शुरू होगी तो ये हो जाएगा वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब ये वेदरिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को जनरेट करती है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोजेनेसिस। तो ये सब कहानी यहीं से शुरू हो रही है। अब इसको स्लाइड को मैंने जानबूझ के खाली रखा है वॉल्केनो के बारे में कुछ बताने के लिए। देखिए, जैसे ये वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है, मान लीजिए, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। अगर इसके अंदर मैग्मा चढ़ा ऊपर की तरफ और वो यहाँ पे स्टोर हो गया इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट को कहेंगे क्रिप्टोडोम।
डोम मतलब गुंबद, क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, और इसी क्रिप्टोडोम की मॉनिटरिंग करती है। जब हम इसको मॉनिटरिंग में देखेंगे तो इसी क्रिप्टोडोम की मॉनिटरिंग होगी। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ वोल्केनो के बारे में हम बताएं आपको। एक तो ये हो गया क्रिप्टोडोम, इसके बाद से एक शब्द आएगा इसमें, इसके बारे में, कैलेंड्रिया, क्रेटर। ये जैसे पूरा धमाके के साथ उड़ गया जब वोल्केनो इरप्ट होता है, तो ये जो पोर्शन बच जाता है यही क्रेटर कहलाता है, यही क्रेटर कहलाता है। अगर इस फुटहिल के इधर से इरप्शन होगा, देखिए लेस देन 50% पे, तो ये फिशर इरप्शन कहलाएगा, फिशर इरप्शन कहलाएगा। और ये ठीक नीचे इसके मैग्मा चैम्बर होता है, और यहीं से मैग्मा इसको वेन में अपलिफ्ट होता है, क्योंकि उसमें तापमान होता है, और टेम्परेचर जब होगा तो वो रॉक्स को मेल्ट करके सी में गिराता वापस चला जाएगा और यहाँ नाली का रूप बना लेगा। और ये प्रेशर यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है, और फिर दूसरा मैग्मा चैम्बर बनेगा यहाँ। और जब बाहरी वायुमंडल का दाब अंदरूनी प्रेशर से हल्का पड़ेगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लोड कर जाएगा, और ये एक्सप्लोज़न ही हम वोल्केनिक इरप्शन में देखते हैं। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनो में। तो ऑन द बेसिस ऑफ different ideas and stages, volcano are classified into 3 major categories। 3 तरीके से हम वोल्केनो को कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कोन, शील्ड, साइंडर एंड कंपोजिट। आप अगर क्वेश्चन आता है कि वोल्केनो को आप क्लासीफाई करिए, तो आप इन तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं, पर द बेस्ट आंसर इज़ कि आप इन तीनों को क्लासीफाई करिए और स्टेज वाले को या किसी एक को एक्सप्लेन करिए। तो कोन बेस पे साइंडर कोन, शील्ड कोन, कंपोजिट कोन। स्टेज बेस पे एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। जैसा कि नाम में पता चल रहा होगा, लावा के फ्लो पे और रेट ऑफ एक्सप्लोजन पे इसको 3 भागों में बांटेंगे, एक्सप्लोजिव, क्वाइट एंड फिशर। अभी हम आगे देखते हैं कि क्या कहानी चल रही है आगे। अब देखिए कोन के शेप पे, कोन के आधार पर, अब इसका कोन देखिए आप, एक मिनट में पेन ले लूँ। ये कोन देखिए, इट इज़ साइंडर कोन, दिस वन। इसमें लावा एक सीध में नीचे की तरफ बहेगा ऊपर से। फिर कंपोजिट कोन, कंपोजिट कोन में कई सारे माने एक से ज़्यादा वेन होगी तो कंपोजिट कोन बनाएगा, और ये जो एक्सप्लोज़न होगा ये बहुत भयानक एक्सप्लोज़न होगा। इसके बाद से शील्ड कोन, शील्ड कोन ये है, और शील्ड कोन की फ़ोटो आप देखें, ये शील्ड कोन नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखेंगे आप, ये शील्ड कोन आपको दिखेगा, ये है शील्ड कोन। शील्ड कोन में कई सारे वेन्स होते हैं और इसमें फिशर इरप्शंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कोन के आधार पर वोल्केनो को 3 भागों में बांटा गया। अब आइए स्टेज के आधार पर। अगर वोल्केनो एक्टिव है तो उसको एक्टिव कहेंगे। अगर वो कभी फटा और फटने के बाद से उसमें से केवल गैसेस निकल रही हैं तो वह स्टेज कहलाएगा। पहले हम देखेंगे इसको। अगर मान लीजिए किसी ज्वालामुखी से लगातार विस्फोट हो रहा है तो वो एक्टिव में आएगा। अगर गैसेस केवल निकल रही हैं, मतलब कि इसका सिंबल है कि गैस निकल रही, मतलब मैग्मा चैम्बर अंदर है, उसमें मैग्मा है अभी, तो ये आपका डॉर्मेंट में आएगा। और एक्सटिंक्ट मतलब कि मैग्मा चैम्बर खाली हो चुका है, अब उसमें सिर्फ वाटर है या आइस है, बस वही, और ऊपर खाली आपको क्रेटर देखने को मिलेगा। ये जो आपका डॉर्मेंट है ये हमें हॉट स्प्रिंग और गीज़र प्रोवाइड कराता है। जैसे उत्तरकाशी में जाएंगे तो आपको गर्म सोख के मिलेंगे, पानी नीचे गर्म खौल रहा है।
आप जाएंगे येलोस्टोन नेशनल पार्क, जान लीजिए दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क। और येलोस्टोन नेशनल पार्क अपने गीज़र्स के लिए जाना जाता है, मतलब कि उसके नीचे कहीं ना कहीं डॉर्मेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं। तो ऊपर का पानी को वो शूट करता है, तो उसको गीज़र्स कहते हैं। वो गर्म पानी होते हैं। अब लावा के फ्लो पे और एक्सप्लोज़न के आधार पर हम इसको 3 भाग में देखते हैं। कौन कौन से हैं? एक्टिव मतलब देखिए ये जलवा जारी है। फिशर मतलब कि रह के इरप्शन हो रहा है, और यह इरप्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि माउंटेन से ही हो, ये ग्राउंड सतह से भी हो सकता है। क्योंकि अगर धरती में भी क्रैक है तो पानी की बूंदें वो कंडक्ट पाइपलाइन का निर्माण कर सकती हैं, क्योंकि पानी की एक बूंद में एक बुलेट से ज़्यादा पावर होती है। बशर्ते ये है कि हम पानी की बूंद को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दें। इट इज़ मोर पावरफुल दैन TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुएन। फिर क्वाइट मतलब लावा एकदम स्लोली बहता चला जा रहा है, एकदम स्लोली, कहीं कोई इसमें शूटिंग नहीं, कुछ नहीं। तो इसको हम कहते हैं क्वाइट। स्टेज के आधार पर ये हमको 3 तरीके का देखने का मिलता है। देखिए लावा एकदम फैलता चला जा रहा है। ये बेसिकली हवाईज में होता है, हवाई आइलैंड में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो के बारे में देखें। पूरे दुनिया में जैसे ग्लोबली वॉल्केनो डिवाइडेड है, सरकमफ्रेंस ऑफ पैसिफिक बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट एंड मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। सवाल आया था IS में, UGC नेट में भी आया था कि सरकमफ्रेंस मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, अटलांटिक और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इन तीनों में से किस होराइजन को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं? तो सही आंसर है दिस वन। बहुत लोग अटलांटिक बेल्ट लगाए थे, जबकि अटलांटिक बेल्ट इज़ अ रॉन्ग आंसर। तो ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरे धरती पर इतने 1500 जो वॉल्केनो USGS ने बताए हैं वो इसी इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आप जो देख रहे हैं ये है पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यही हवाई आइलैंड है। अब वॉल्केनो से जो हज़ार्ड निकलते हैं, वॉल्केनो ऐसा नहीं है कि हमेशा डिस्ट्रक्टिव है, वो बहुत कुछ देता है, बहुत जानकारी भी देता है। तो जो पहला हज़ार्ड है वो है पैराक्लास्टिक फ्लो। ये धुएं का घना गुबार होता है जिसमें तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और जब ये ज्वालामुखी के जो माउंटेन है, वो माउंटेन के जब सरफेस से नीचे की तरफ फुटहिल पे मूव करता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा तेज़ी से डिज़ॉल्व होती है, जिसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो ये पैराक्लास्टिक फ्लो कहलाता है। लहर क्या है? अब देखिए, इसीलिए मैंने एक उसको खाली रखा है। लहर क्या है? जैसे मान लीजिए कोई वॉल्केनो है, माउंटेन है, अब ये माउंटेन ठंडा हो गया तो पहाड़ चूँकि ऊपर टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पे बर्फ़ और क्लाउड्स इकट्ठा हो जाते हैं, और आप आइस क्यूब्स देखते हैं वाइट कलर के। तो ये आपका यहाँ पे बर्फ़ इकट्ठा है, पर चूँकि मैग्मा चैम्बर में मैग्मा है और मैग्मा ऊपर बढ़ रहा है, तो बढ़ने के साथ टेम्परेचर जब यहाँ का बढ़ेगा तो ये सब कुछ टोटल मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद क्या होगा कि ये फुटहिल की तरफ मूव करेगा। तो इसको हम, उसमें क्या होगा, बजड़ी होगी, उसमें होगा सैंड होगा, उसमें डस्ट होगा, उसमें वाटर होगा, उसमें ट्री ट्रंक्स, लीफ, ये सब होंगे, तो इसको हम लहर कहते हैं। फिर लावा फ्लो होता है। लावा फ्लो एक तरह का हज़ार्ड है। अक्सर बड़े बड़े इंसिडेंट्स लावा फ्लो के होते रहते हैं। जंगलों के अगल बगल से वो फ्लो कर रहा है, पता चला पूरा जंगल में आग लगी हुई है, या अंडरग्राउंड फ्लो कर रहा है कहीं तो भी उसकी टेम्परेचर से आग लगी है। तो ये लावा फ्लो होता है। ये शूट भी करता है। कुछ लावा फ्लोज होते हैं शूटिंग होते हैं, शूट करते हैं, इसमें क्लम्स निकलते रहते हैं। फिर है नॉक्सस गैस। जब ज्वालामुखी ठंडी होने लगती है या शुरुआत में जब विस्फोट करती है तो बहुत सारी गैसेस निकलती है जो वायुमंडल के गैसेस कंपोजिशन में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती हैं रेट को। अगर इंक्रीज़ कर रही है तो अब तो चूँकि ह्यूमन बीइंग आ गया, नहीं तो शुरुआती वॉल्केनो ही हमारे वायुमंडल का निर्माण किए थे। समझ रहे हैं? अब ये जो आपका है, अब ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जो होती है, इसका अध्ययन किया गया
माउंट सेंट हेलेन के विस्फोट के बाद से जब हम इसका अध्ययन किए तो साइंटिस्टों ने पाया कि इसकी राख में बहुत ज़्यादा उपज पैदा करने की क्षमता, हाईली फर्टाइलिटी इसमें राख में पाई गई। प्लस जो लावा निकलता है उस दौरान, वो लावा क्या करता है कि जब जैसे मान लीजिए कोई ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद जो लावा निकला, वह लावा जब मैग्मा अंदर होता है लावा बाहर होता है, मैग्मा अंदर होता है लावा बाहर होता है, और फिर जान लीजिए मैग्मा अंदर होता है लावा बाहर होता है। क्योंकि लावा को लावा कहते हैं और मैग्मा को मैग्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वेरी करता है और उसी के कारण उसको लावा कहा जाता है। तो जिसमें ज़्यादा होगा वो लावा कहलाएगा। अब ये रॉक ठंडा हो गया। जब ठंडा होता है कोई भी ज्वालामुखी का लावा, जैसे मान लीजिए कि ये लावा आप देख रहे हैं जो मूव कर रहा है, ये ठंडा हो गया। ये जब विस्फोट हुआ होगा और जब ये ठंडा होगा उस दौरान इसके अंदर हमारे धरती के दोनों ध्रुवों की क्या पोजीशन है, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो स्टोर हो जाती है। देखिए, जैसे कोई माउंटेन से विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद से ये लावा नीचे की तरफ आया, ठंडा हो गया, तो इसमें क्या होगा, इस लावे इस जो ये रॉक बनेगा, क्योंकि ये लावा रॉक साइकिल करेगा ना, पहले इग्निशियस, फिर मेटामॉर्फिक, फिर सेडिमेंट्री, यही रॉक साइकिल है। ये साइकिल चलती रहती है। अब यही सेडिमेंट्री से फिर वेदरिंग होती है और यहाँ से शुरू हो जाता है पीडोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो अब ये जो रॉक होगा, ये रॉक जो है, इस रॉक में हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टोर हो जाएगी। चाहे यह रॉक नॉर्थ हेमिस्फीयर में फटे ज्वालामुखी, चाहे साउथ हेमिस्फीयर में, किसी भी तरह कहीं भी फूटेगा तो उसके रॉक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टोर हो जाती है। यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का स्टोर होना हमको बताता है कि जब हम अर्थक्वेक का अध्ययन करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ रॉक का अध्ययन से हमको भूकंप के बारे में पता चलता है। और ये कहाँ से हो रहा है? ये इसी ज्वालामुखी से होता है। अब कौन कौन से इम्पैक्ट हमारे अर्थ पे पड़ते हैं ज्वालामुखी के फटने से? ग्रीन हाउस गैस, ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ होगा। जब मैग्मा चैम्बर से मैग्मा अपलिफ्ट होगा कंडक्ट में तो अर्थक्वेक्स आएंगे, क्वेक्स आते हैं, क्योंकि ऊपर के रॉक पार्टिकल को वो मेल्ट करेगा। भाई हाई टेम्परेचर होता है उसमें। एल नीनो, अगर सबमरीन ज्वालामुखी है तो उसके विस्फोट से सुनामी और एल नीनो दोनों क्रिएट होंगे। सुनामी क्रिएट होगा क्योंकि सबमरीन ज्वालामुखी के फटने पर लहरें ऊंची उठेंगी, उसको सुनामी कहते हैं। सुनामी मतलब हार्बर टाइड्स होता है, जापानी शब्द है। और एल नीनो मतलब कि समुद्र का तापमान बढ़ना, ऑसिलेशन पैटर्न का चेंज होना, तो ये सबमरीन ज्वालामुखी का कारण होता है। साइक्लोन्स, टाइफून्स, टॉर्नेडोज, थंडरस्टॉर्म्स, फ्लड्स भी आते हैं, जैसे लाहौर पूरा बह के चला आया, पूरा का पूरा इलाका जम गया सीमेंट में। पोम्पेई ज्वालामुखी जब फटा था तो उसके फटने के दौरान बड़ी विचित्र घटना घटी कि ये राख जो होती है ये बहुत बढ़िया प्रिजर्वेटिव होती है। तो जहाँ जहाँ राख जिस पे गिरी वो एज सच बॉडी प्रिजर्व हो गई, पूरी की पूरी बॉडी एज एन प्रिजर्वेटिव राख ने वर्क किया। प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग इसकी कैसे करते हैं? प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग के लिए हमको उसकी जोग्राफिकल स्टडी करना है, उस एरिया का जोग्राफिकल ऑब्जर्वेशन करना है, थर्मल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, आइदर बाय रिमोट सेंसिंग करें और बाय इंस्ट्रूमेंट करें। टोपोग्राफिक मॉनिटरिंग, जो ज्वालामुखी का टोपोग्राफी होता है उसकी मॉनिटरिंग करना, जैसे कि आप देखें कि कोई वॉल्केनिक माउंटेन है तो ये यहाँ पे मैग्मा है तो ये सूज जाएगा। टोपोग्राफी मतलब होता है कि लैंड स्केप। अब ये इसको टेरेन भी कहते हैं, TERRAIN, टेरेन। तो टेरेन की मॉनिटरिंग करना। अब ये टेरेन की मॉनिटरिंग करने पर इसके सूजने और पचकने से हम लोगों को पता चलेगा कि ये लावा कितना ऊपर पहुंचा है मैग्मा चैम्बर से। फिर पीरियोडिकली मॉनिटरिंग करना है उस इलाके की सिस्मिक वेव का, वहाँ सिस्मिक वेव्स ज़्यादा जनरेट होंगी, इसकी पीरियोडिकली मॉनिटरिंग करना। यहाँ से गैसेस ज़्यादा मात्रा में निकलेंगी अगर, तो समझ लीजिए कि मैग्मा ऊपर बढ़ रहा है, तो मॉनिटरिंग ऑफ गैसियस इमिशन, इसका भी हमको ख्याल रखना होगा। फिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं इसके लिए?
जो इंस्ट्रूमेंटल इस्तेमाल है उसमें है डिजिटल क्रेटर ट्रैपर, फिर गैस के मॉनिटरिंग जो मैंने बताया उसके लिए आपका सॉक्स इंडिकेटर है, फिर टोटल ओजन मैपिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही सैटेलाइट से थ्रू होता, तो सैटेलाइट का सब जमाना है। सॉफ्टवेयर्स हैं DEMs और इंसलार, ये रडार के थ्रू मॉनिटरिंग करते हैं। ये आप देख रहे हैं फ़ोटो एक, ये सैटेलाइट मैपिंग का है। ये सैटेलाइट के ज़रिए जो है हम इस पूरे पूरे के पूरे ज्वालामुखी का मॉनिटरिंग अब करते हैं। थैंकिंग यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगे होगा। कोई चीज़, कोई भी पॉइंट अगर आपको इसमें नहीं समझ आती, प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में हमारे मेंशन कीजिए, हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। और सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गया था वीडियो पोस्ट करने में, क्योंकि कंटेंट डेवलप करने के लिए कई चीज़ों को देखना पड़ता है। शॉर्ट में आपको हमको बहुत ज़्यादा मटेरियल देना पड़ेगा कॉन्साइज वे में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप व्यू कर रहे हैं तो लाइक कर दें प्लीज़। थैंक यू।